बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है एसिड बेस केमिस्ट्री और इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 9.5 है आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एसिड्स, जिसको के भी कहा जाता है। Acids and bases, when dissolved in water, may or may not be completely dissociated. Many acids are weak electrolytes and ionize to an extent which is much less than 100%. The value of Ka, called the dissociation constant of acid, is the quantitative measure of the strength of the acid. Suppose we have the acid Ha dissolved in the water. एसिड्स या बेसिस जो होती हैं उनको जब पानी में हल किया जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी वो आइंस में टूट जाते हैं। अब कुछ एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा डिसोसिएट होते हैं, यानी उनका 100% डिसोसिएशन होता है और कुछ का कम डिसोसिएशन होता है। कोई भी एसिड किस हद तक डिसोसिएट होता है या किस हद तक उसका आयोनाइजेशन होता है, ये चीज़ हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स से पता चलती है, जिसको Ka भी कहा जाता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एसिड है जिसका एब्रीविएशन है Ha। H इसके अंदर हाइड्रोजन का एटम है और A कोई भी एनाइन है। इसको जब पानी के अंदर हल करते हैं तो ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एसिड्स या Ka। हमारे पास कोई बीकर है, लेट्स सपोज ये बीकर है, इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है और इसके अंदर हमने कोई भी एसिड डाला है Ha, जिसकी मिकदार हमें पता है और इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है। तो होगा क्या कि ये जो एसिड है ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में ये एसिड टूट जाएगा दो आइंस में। एक आइन बनेगा ये हाइड्रोनियम आइन और दूसरा A- का आइन, यानी एसिड का जो एन आइन है वो अलग हो जाएगा और एसिड का जो प्रोटॉन है वो वाटर के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हाइड्रोनियम आइन बन जाएगा। अब ये डिसोसिएशन ऑफ एसिड हुआ है इस रिएक्शन के नतीजे में, तो इस रिएक्शन का हम Kc अगर लिखें तो Kc बराबर होता है रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये दो प्रोडक्ट हैं तो इनकी हम कंसंट्रेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एन आइन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये इस रिएक्शन का Kc आ गया है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया है। अब चूंकि वाटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद था और जो एसिड के साथ वाटर डिसोसिएट हुआ है वो बहुत कम मिकदार में हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ये कांस्टेंट है। इसकी कंसंट्रेशन को कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा, तो ये जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको हम लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन ले जाते हैं। तो इसको हम लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन पर ले जाते हैं, ये इधर Kc के साथ आ जाएगा, पीछे बचेगा अब इन दोनों कांस्टेंट को हम मिला करके A लिख लेते हैं। Kc कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ये भी कांस्टेंट है, तो इनको मिलाकर हम एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं जो कि Ka है। Ka बराबर हो जाएगा H3O, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ये जो Ka है ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये Ka की वैल्यू हमें बताती है कि कोई भी एसिड किस हद तक आयोनाइज हुआ है। इस इक्वेशन में टोटल 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स में से अगर किसी भी 3 चीज़ों की मिकदार मालूम हो तो किसी चौथी चीज़ की हम मिकदार मालूम कर सकते हैं। अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मालूम हो, इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि हमने पानी के अंदर डाला था, और सॉल्यूशन का pH या कंसंट्रेशन ऑफ H+ आइन मालूम हो, तो हम Ka मालूम कर सकते हैं। अगर तो Ka का वैल्यू लेस देन 10⁻³ है तो फिर एसिड जो है वो वीक होगा, एसिड इज वीक। अगर तो Ka की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 to 10⁻³ होगा तो एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। और अगर Ka की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो उस केस में एसिड स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, एसिड इज स्ट्रॉन्ग। इधर किताब के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एसिड्स बताए हुए हैं मुख्तलिफ, उनका डिसोसिएशन बताया हुआ है और उनके Ka की वैल्यू बताई हुई है।
अब जिन एसिड्स की Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे 10⁻6 है, 10⁻3, 10⁻3, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। और कुछ एसिड्स हैं जैसे बाइसल्फेट, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो ये कुछ एसिड्स जो हैं ये वीक एसिड कहलाएंगे क्योंकि इनके Ka की वैल्यू कम आ रही है। और जिस एसिड की Ka की वैल्यू बहुत ही कम आएगी वो वेरी वीक एसिड कहलाएगा। ये वीक की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी हुई है। उसके बाद किताब के अंदर एक टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 9.5.1, कैलकुलेटिंग द हाइड्रोनियम आइंस फ्रॉम Ka। The weak acids do not completely dissociate in water. Therefore, the concentration of hydronium ion is not equal to the initial concentration of acid. So, the equilibrium expression is used to calculate the हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। कुछ एसिड्स बहुत वीक होते हैं, इस वजह से जितना एसिड हम पानी के अंदर डालते हैं उतने ही हाइड्रोनियम आयन्स नहीं बनते क्योंकि उसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता। तो हमारे पास एक अलग सी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होनी चाहिए उसके अंदर H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए। तो इसके डेरिवेशन हम देख लेते हैं। टॉपिक है कैलकुलेटिंग हाइड्रोनियम आयन्स फ्रॉम द Ka। हमारे पास एक एसिड है, वीक एसिड Ha, ये डिसोसिएट हुआ है और इसने दो आयन्स बनाए हैं, H+ का आयन और ये N बनाया है। अब ये जो H+ का आयन है ये वाटर के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा और इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में ये हाइड्रोनियम का आयन बनेगा। ये दो रिएक्शंस हैं, इनका अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ये इधर से H+ इधर से H+ कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन के इस साइड पर हो जाएगा ये एसिड प्लस वाटर, हाइड्रोनियम आयन और ये N आयन आ जाएगा। अब ये जो एसिड है इसको अगर हम एक्वस लिख देंगे तो इसका मतलब है कि ये पानी के साथ रिएक्ट हुआ है, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ गिरा हुआ है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन एक्वस और N आयन एक्वस। हम मान लेते हैं कि इनिशियली हमने C मोल्स ऑफ वीक एसिड लिया था और तब इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ था, यानी हाइड्रोनियम आयन और ये जो N आयन है इनका मिकदार 0 था। इक्विलिब्रियम पे X मोल्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन बन गए हैं और X मोल्स ऑफ N आयन बन गए हैं, तो उस केस में जो एसिड है इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी C-X। ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है। अब अगर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें यानी Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स हैं हाइड्रोनियम आयन और ये N आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ये जो एसिड है इसके हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों के इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन X था और जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है इक्विलिब्रियम पे वो हो जाएगी C-X। यानी हम कह सकते हैं कि Kc बराबर है X डिवाइडेड बाय C-X, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं X² डिवाइडेड बाय C-X। सॉरी ये Ka है, Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। अब चूंकि एसिड जो है वो वीक था इसलिए बहुत थोड़ी मिकदार में एसिड आयोनाइज हुआ है। हम मान लेते हैं कि ये जो X है ये बहुत कम है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, X इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इस इक्वेशन में हम इस X को इग्नोर भी कर सकते हैं, Ka बराबर हो जाएगा X² डिवाइडेड बाय C के। इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो X² एक साइड पर रह जाएगा और Ka इंटू C मसावात की दूसरी साइड पर आ जाएगा। इसका स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लेंगे इक्वेशन की दोनों साइडों पे, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये X बराबर हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, चूंकि हमने एक चीज को इग्नोर किया है इसलिए ये अब अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, अंदर रह जाएगा Ka इंटू C, यानी ये जो X है ये एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इंटू C विच इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कोई भी इक्वेशन डिराइव करने के बाद हमें ये लिखना होता है कि इस इक्वेशन के अंदर जो भी सैंपल्स हैं वो किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो X यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है,
extent of dissociation of acid. Extent of dissociation of acid Ka यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, और C जो है वो है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। सैंपल प्रॉब्लम 9.3 है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन अ 0.1 मोल पर डीएम की सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड गिवन दैट द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज 1.8 raised to the power -5। यहाँ पर हमें इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड बताई हुई है जो कि 0.1 मोलर है, और आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बताया हुआ है जो कि 1.8 raised to the power -5 है, और कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हमें मालूम करना है। सैंपल प्रॉब्लम 9.3 का जो डेटा है उसमें हमें कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बताया हुआ है जो कि 0.1 मोलर है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बताया है जो कि 1.8 रेज टू द पावर -5 है, और हमें मालूम क्या करना है, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये चीज हमें मालूम करनी है। अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है, x is approximately equal to under root ionization constant of acid into concentration of the acid। ये x जो है वो extent of the dissociation है। extent of the dissociation यानी एसिड ने डिसोसिएट करके कितने कितने H+ या प्रोटॉन दिए हैं। तो x की जगह हम ये कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर इनडायरेक्टली कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन भी हम लिख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यहाँ पर बन रहा है 1.8 रेज टू द पावर -5, और C जो है कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड वो 0.1 मोलर बन रहा है। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 0.18 रेज टू द पावर -6। कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो है वो बराबर हो जाएगा 1.34 रेज टू द पावर -3 मोलर के। इसके ऊपर से अंडर रूट हटेगा तो आंसर इसका ये आएगा। मोलर की जगह हम मोल पर डीएम भी लिख सकते हैं। तो ये फाइनल हमसे जो चीज पूछी गई है वो यहाँ पर मालूम हो गई है। क्विक चेक 9.3 का पहला सवाल है, द pH ऑफ 0.10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 2.38। कैलकुलेट द Ka फॉर द फॉर्मिक एसिड एट दिस टेम्परेचर। हमें pH बताया हुआ है फॉर्मिक एसिड के सॉल्यूशन का जो कि 2.38 है। सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है 0.10 मोलर, और हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड मालूम करना है इसी टेम्परेचर के ऊपर यानी 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इस सवाल का डेटा हम लिख लेते हैं। इसके डेटा में हमें pH सॉल्यूशन का बताया हुआ है जो कि 2.38 है, और इसके अलावा हमें कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मिक एसिड बताया हुआ है जो कि 0.1 मोलर है। ये दो चीजें हमें बताई हुई हैं, और हमसे पूछा गया है कि इसका Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। तो इसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा, यानी x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अंडर रूट कंसेंट्रेशन ऑफ अंडर रूट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इनटू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड। अब ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है इसका मतलब है कि एसिड ने कितना हाइड्रोनियम आयन सॉल्यूशन के अंदर दिया है, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, और ये बराबर होता है अंडर रूट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इनटू कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड। यानी इस सवाल को हल करने के लिए हमें ये वाली चीज चाहिए होगी, और इधर हमें इन्होंने दिया है pH। pH से हम कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मालूम कर सकते हैं। pH बराबर है 2.38 के। अगर हम इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेंगे तो ये P जो है ये एंटी लॉग के साथ खत्म हो जाएगा, और ये कंसेंट्रेशन ऑफ द H+ निकल आएगी। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ pH बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.38। ये एंटी लॉग P के साथ कट जाएगा, पीछे बचेगा H+ की कंसेंट्रेशन,
अगर हम 2.38 का एंटी लॉग मालूम करेंगे तो ये निकल कर आएगा 4.17 रेज टू द पावर -3। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन हाइड्रोनियम आयन की सूरत में रहता है। ये हमारे पास निकल आई है कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। अब इस फार्मूले के अंदर ये हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन और ये जो सी है इसको पुट करके हम के ए को मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला रहा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इस साइड को हम इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। अभी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये √KA इंटू ये जो C है ये है 0.1, ये बराबर हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो कि अभी हमने निकाला है इधर 4.17 रेज़ टू द पावर -3 के। इक्वेशन की दोनों साइडों पे अगर स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर जो है इस अंडर के साथ खत्म हो जाएगा, पीछे बचेगा KA इंटू 0.1 इज इक्वल टू, ये जो 0.1 है इसको इस साइड पर ले आएंगे डिवाइडेड बाय 0.1। इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 1.74 रेज़ टू द पावर -4 के, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होते हैं, ये फार्मूले के अंदर है। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हमें मालूम हो गया है जो कि 1.74 रेज़ टू द पावर -4 है। क्विक चेक का दूसरा सवाल है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड गिवन द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज 4 रेज़ टू द पावर -4। एक सॉल्यूशन है नाइट्रस एसिड का जिसकी कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर और उसके अंदर हमें कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मालूम करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी बताया हुआ है। हमें डेटा में Ka दिया हुआ है, Ka है 4 रेज़ टू द पावर -4। इसके अलावा हमें C यानी कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड दी हुई है जो कि है 0.1 मोलर, और हमें मालूम करना है कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये चीज़ हमें मालूम करनी है। तो इसके लिए वही फार्मूला लगाएंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या X बराबर होता है √KA इंटू C। Ka जो है इस रिएक्शन का वो 4 रेज़ टू द पावर -4 है, इंटू C की वैल्यू आ रही है 0.1 मोलर। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह 10 रेज़ टू द पावर -1 आता है। ये इधर अप्रोक्सीमेशन है फार्मूले के अंदर ही। तो ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है वो निकल कर आती है कैलकुलेशन के बाद 6.32 रेज़ टू द पावर -3। इसके बाद तीसरा सवाल है, अ विनेगर सैंपल इज फाउंड टू हैव 0.837 मोलर एसिटिक एसिड, इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन इज फाउंड टू बी 3.86 रेज़ टू द पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब। कैलकुलेट द Ka फॉर द एसिटिक एसिड। हमें कंसेंट्रेशन बताई हुई है सॉल्यूशन की 0.837 है और हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन बताई हुई है, हमें Ka मालूम करना है, यानी हमें C बताया हुआ है जो कि है 0.837 मोलर। इसके अलावा हमें हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन बताया हुआ है 3.86 रेज़ टू द पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब। हमें मालूम करना है Ka। इसके लिए अगेन वही फार्मूला लगेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू √Ka इंटू C। इसको हम इधर ले आते हैं, Ka इंटू C √ इज इक्वल टू हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हम इन सारी चीज़ों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Ka हमें मालूम करना है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। C जो है ये 0.837 है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो है 3.86 रेज़ टू द पावर -3 है।
इक्वेशन की दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेते हैं इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। के ए इंटू 0.837 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.86 रेज टू द पावर -3 का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इस चीज़ को इस साइड पर ले आकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर निकल कर आएगा 1.78 रेज टू द पावर -5। तो ये था टॉपिक नंबर 9.5 और इसके साथ रिलेटेड क्विक चेक 9.3। इसके बाद अगली वीडियो में हम टॉपिक नंबर 9.6 पढ़ेंगे। टॉपिक है कॉमन आइन इफेक्ट।